ठीक है। तो सबसे पहले देखो अपन वही क्वेश्चन जाके देखते हैं, क्वेश्चन क्या क्या डिमांड है इसकी चैप्टर की, ठीक है। तो उससे अपन ताकि सचेत रहेंगे पढ़ते वक्त। ये तो बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है। यही क्वेश्चन है ना। चलो ठीक है, फटाफट से आप देखो। निम्नलिखित कथनों का मेल कराए रूढ़िबद्ध धारणाओं को कैसे चुनौती दी जा रही है। अब देखो ध्यान से समझना। रूढ़िबद्ध धारणाएं जो बहुत समय पर मतलब बहुत प्राचीन टाइम से चलती आ रही है, जिनका कोई तर्क वितर्क नहीं है, मतलब समझ में मतलब गलत है। तो जैसे मान लो कि भाई खाना खाने के बाद में पानी पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए, मतलब ये अवधारणाएं हैं। रात को पीपल के पेड़ के पीछे नहीं सोना चाहिए, क्यों नहीं सोना चाहिए उनको ये नहीं पता, समझ में आया। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे अपन, ठीक है। अगला, लड़के माँ बाप के लिए बोझ है। ये रूढ़िबद्ध धारणा एक लड़की के जीवन को किस तरह प्रभावित करती है। देखो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि अब उसके अलग अलग 5 प्रभाव को ले कीजिए। भाई अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, लिखना चाहिए, ये क्वेश्चन लिखना चाहिए, माइंड आपको ओपन होगा, ठीक। भारत का संविधान समानता के बारे में क्या कहता है। आपको क्यों लगता है कि सभी लोगों की समानता होना जरूरी है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी लिखना चाहिए। कई बार लोग हमारी उपस्थिति में पूर्वाग्रह से भरा आचरण करते हैं। ऐसे में अक्सर हम कोई विरोध करने की स्थिति में नहीं रहते, क्योंकि मुँह पर तुरंत कुछ कहना मुश्किल जान पड़ता। अपनी कक्षा 2 समय बांटी और चर्चा कीजिए। तो वही है, ये केस स्टडी है, तरीका है कैसे लोगों को सिखाया जाता है। इनोवेटिव वे ऑफ द लर्निंग होती है, ठीक है। तो अब अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं अपने को समझना है इस चैप्टर में कि विविधता है और भेदभाव होता है, उसमें क्या अंतर है। मतलब डाइवर्सिटी तो है ही, अब डाइवर्सिटी के कारण जब लोगों में भेदभाव होने लग जाता है। जैसे मैं सर इसका एक एग्जांपल दूंगा आपको। जैसे अपने जो नॉर्थ ईस्ट के जो अपने जो है इंडियन जो है, ठीक है, उनको जैसे यहाँ पे बोला जाता है दिल्ली में नेपाली, चीनी। रीज़न क्या है कि उनका थोड़ा चेहरा उस तरीके से मिलता है, डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी के कारण उनको क्या होता है, भेदभाव का शिकार होना पड़ता है, ठीक। एक बहुत है, जैसे उनको चिंकी भी बोल देते हैं लोग, ठीक है। तो ये गलत है। तो इसी कारण वो डाइवर्सिटी के कारण भेदभाव का शिकार हो रहे हैं। वही महिला और पुरुष है कि महिलाओं को हमेशा बचपन से मान लिया जाता है कि कमज़ोर है, ठीक है। उस टाइप से याद रखना, ठीक। पिछले पार्ट में आपने विविधता के बारे में पढ़ा, अपनी विविधता क्या होती है, डाइवर्सिटी, उससे कॉन्सेप्ट समझे। कई बार जो लोग दूसरों से अलग होते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है, फिर उन्हें कई गतिविधियों में समूह में शामिल नहीं किया जाता। वही मैं बता रहा था, जिससे नेपाली बोलते हैं उनको चीनी बोलते हैं, चिंकी बोलते हैं, क्योंकि डाइवर्सिटी के कारण। अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो हमें दुख होता है, गुस्सा आता है और हम ऐसा ही महसूस करते हैं कि आपने कभी ऐसा सोचा, ऐसा क्यों होता है। ये बात सही है कि जैसे मान लो कि बहुत बड़ी पार्टी चल रही है ना, पैसों वाले लोगों की पार्टी चल रही है, और कोई मान लो कि गरीब व्यक्ति वहाँ फटे हालात में चले जाए यार, तो उसको बहुत बेइज्जती फील होगी, उससे लोग मजाक उड़ाएंगे, ये गरीब कहाँ से आ गए इस अमीर को। या मान लो कि कभी आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जैसे आपके बहुत अमीर दोस्त है, अगर आप उनकी पार्टियों में जाओगे, अब आपके पास तो उनके स्टैंडर्ड के कपड़े रहेंगे नहीं। इसी कारण से ना बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चों के बीच में ना कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब बच्चा चाह रहा है कि मैं, देखो बच्चे की फैमिली है लो क्लास, ठीक है, और बच्चा हाई क्लास में एंट्री करना चाहता है, तो उसके लिए वो क्या करता है कि उसके वैसे कपड़े चाहिए, बाइक चाहिए। तो इसमें ना मेरे गांव में मैंने बहुत सारे एग्जांपल ऐसे देखे कि बच्चे फिर सुसाइड तक के बोलते हैं हम सुसाइड कर लेंगे अगर हमें ये कार नहीं दिलाएगी या गाड़ी नहीं दिलाएगी, इस तरीके से। क्योंकि वो अपने आप को क्या समझते हैं वहाँ पे, ऐसा ही समझता है, समझ में आया। अगर मैं उनके लेवल का नहीं बना तो फिर मैं नहीं जाऊँगा, वो सारी चीज़ें। इस पार्ट में हम यही समझने की कोशिश करेंगे और ऐसे अनुभव हमारे समाज से और हमारे आसपास मौजूद असमानताओं से कैसे जुड़े हुए हैं, ठीक। अब देखो इसमें ध्यान से देखो, जैसे लड़की है, ठीक, ये लड़का है, ये लड़की है, ठीक, और ये विकलांग है, ठीक है। अब देखो सबके बालों का देखो डिजाइन अलग अलग है, ठीक है, सबका अलग अलग तरीका है। इसके देखो कपड़ों को पहनने के स्टाइल देखो, इसके कपड़ों को पहनने के स्टाइल देखो, इसका अलग है। मतलब समझ रहे हो, देखो डाइवर्सिटी किस तरीके की। अब ये गरीब हो सकता है इसलिए पहना हो, कि अच्छा अमीर है तो पैसे है, ठीक है। पर जो भी सारी चीज़ें रही, फिर भी सबको लोगों के साथ मिलके रहना है। डाइवर्सिटी में मतलब बोलते हैं ना, विविधता में एकता के तत्व हमें खोजने चाहिए। अब आगे देखो,
हम क्या है और हम कैसे हैं, ये कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं, कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह, भूगोल के और उसके इतिहास को से असर पड़ता है। ये बात सही है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। जैसे आज अपन देख रहे थे वो लद्दाख वाला, पिछले चैप्टर में देखे, तो बस समझ में बारिश नहीं होती तो उसी टाइप की सब्जियाँ होगी वहाँ पे, तो लोग उसी तरीके से खान पीन रखेंगे। वहीं जो केरल है वहाँ पे पानी है, तो लोग समझ मछली का सेवन, इन चीज़ों को आराम से सेवन करेंगे। ठीक, तो ये हो गया भूगोल का अध्ययन। ठीक है, भूगोल के कारण अब देखो, जैसे मान लो पहाड़ वाला इलाका, तो वहाँ क्रिकेट ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाएगा, और जहाँ सपाट मैदान रहेगा, क्रिकेट ये सब सारी चीज़ें मैदान अच्छे से बन जाएंगे, तो वहाँ समय से तो उस टाइप के खेल प्रमोट होंगे। अब जैसे ध्यान से समझना, जैसे मान लो कि स्वीडन जो कंट्रीज होती है वहाँ पे बर्फ़ मान लो कि अच्छे तरीके से जम रही है, तो वहाँ पे जो स्काई मतलब आइस टाइप से जो गेम्स रहेंगे वो ज़्यादा फेमस होंगे वहाँ पे। समझ में आया? अब जैसे देखो ना, कनाडा वनाडा की क्रिकेट टीम क्यों नहीं है, वहाँ लोग मतलब समझ उस गेमों में ज़्यादा आगे होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ समझने प्रयास करना कि भूगोल बहुत ज़्यादा निर्धारित करती है इन चीज़ों को। फिर बात है इतिहास। अब जैसे मान लो कि भारत पाकिस्तान का इतिहास ऐसा रहा, साझा इतिहास रहा, उसके बाद में विभाजन भी झेला, तो इतिहास है तो भाई समझिए उन दोनों देशों में झगड़ा है। ठीक है, तो ये कारण है कि वो हमेशा एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट में बने रहेंगे। या मान लो कि जैसे साउथ की हिस्ट्री वैसी रही है, ठीक है, नॉर्थ की हिस्ट्री वैसी रही है, तो ये भी फ़र्क पड़ता है कि उनका इतिहास कैसा रहा है। भारत का इतिहास कैसा रहा, चाइना का इतिहास हमेशा ऐसा रहा कि धोखा देने वाला टाइप से, वो दोस्त कभी किसी का ट्रस्टेबल नहीं रहा है, तो इसलिए आज भी देखो उसमें। और भारत में आज भी जैसे भारत में वसुधैव कुटुंबकम की जो है अवधारणा है, जैसे कि G20 की भी वही है, वन नेशन वन अर्थ वन फ्यूचर। ठीक है, तो मतलब भारत सबको साथ में लेके चलता है, और यही कारण है। जैसे इसका प्रत्यक्ष एग्जांपल आप देखो, कोविड-19 के दौर में अपन ने वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम चलाया, पूरे वर्ल्ड को वैक्सीन दी अपन ने, तो ये भारत ने अपने आप को चरितार्थ किया ना, वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को, कि पूरा विश्व एक परिवार है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि ये इतिहास बताता है कि भारत कैसा रहा, और ये हकीकत बात है कि भारत हमेशा से ऐसा रहा है। वसुधैव कुटुंबकम जैसी अवधारणा भारत में हमेशा से रही है। ठीक, तो इसका मतलब लगे हुए ज्योग्राफी और इतिहास का असर पड़ता है किसी भी। इसीलिए देखो ना, भारतीयों में ज़्यादा ऐसी भावनाएं रहती है। चाइनीज जिस टाइप के धोखेबाज लोग होते हैं, ये हकीकत है, इतिहास रहता है, इन चीज़ों का फर्क पड़ता है। अगर आप संक्षेप में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो यह भी अंदाज़ा लग जाएगा कि भारत कितनी विविधता वाला देश है। तो ये अपन ने देखा ही कि भारत में कितनी डाइवर्सिटी है। देखो, रिलीजियस डाइवर्सिटी है, ठीक है, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, इन्वायरमेंट का डाइवर्सिटी है, ठीक है, तो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी है, बहुत सारी डाइवर्सिटी है। ठीक, संसार में 8 मुख्य धर्म है। और देखो, सोचो पूरे वर्ल्ड में 8 धर्म है और सारे भारत में है। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात ये सोचो कि भारत में जितने भी ये सारे धर्म हैं उनका, जैसे देखो, हिंदू धर्म तो यहाँ से जन्मा ही, ठीक, बौद्ध धर्म यहाँ से जन्मा, ठीक है, जैनिज्म यहाँ से हुआ, मतलब बहुत सारे धर्म तो यहीं से इवोल्व हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटा मोटा इतिहास नहीं है भारत का। ठीक, भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। यहाँ 16 से ज़्यादा भाषा, 1600 से ज़्यादा, सोचो, उससे ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। जो लोगों की मातृभाषा है, यहाँ से 100 से ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। सोचो, मतलब कितनी डाइवर्सिटी, कितनी, मतलब इन चीज़ों को मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितनी भाषाएं होती है, क्या बोला जाता है, क्या भाषा, हर भाषा की एक विशेषता होती है, उसमें ज्ञान छिपा रहता है। यह विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित और आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं, तो हमें बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। कई बार हम समझ ही नहीं पाते, जान ही नहीं पाते वे हमसे अलग क्यों है। लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं, जिसका मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। देखो ना, मैं जैसे खाली बैठा रहता हूँ तो मैं यूट्यूब पे, वो सब लोग वही करते हैं तो मैं भी वही करता हूँ। तो मतलब मैंने कुछ शॉर्ट्स वीडियो देख रहा था, तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो देखा, मतलब जो साउथ अफ्रीका के, जो मतलब अफ्रीका महाद्वीप के जो कुछ देश हैं, तो उनके, या मान लो कि आप दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप के देशों को देखना, वहाँ ट्राइबल्स जो रहती है, अब वो ट्राइबल्स, उनका मैंने एक ऐसा मतलब एक रील आया था, फिर मैंने देखा उसके बाद में, है ना, मैंने बहुत सारे उनके वीडियो देखे, तो मेरे विश्वास नहीं हो रहा था अंदर से कि ये लोग कैसे रह सकते हैं बिना कपड़े। ठीक है, उनका खान पीन, सोचा कुत्तों को मार के खाना, या मतलब कुछ भी मार के खा रहे हैं वो, और जलाते हैं, कोई मिर्ची मसाला तेल वेल कुछ ही नहीं, डायरेक्ट जलाते हैं, डायरेक्ट खाते हैं। मतलब अब आप लोग जैसे, मतलब हम लोग जिस तरीके से जीवन जी रहे हैं,
और वो जिस तरह जीवन जी रहे हैं अपन मतलब एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे, ये कैसे जीवन जी रहे हैं, ठीक है। तो मतलब यही चीज़ें होती है कि जब मतलब विविधता डाइवर्सिटी दिखती है तो बहुत ज़्यादा चीज़ें होने लग जाती हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी आती है इनके कारण, ठीक है। ठीक है, पहले ये पढ़ना पड़ेगा, हाँ ध्यान से देखो। पूर्वाग्रह क्या होता है कि जैसे मान लो कि जैसे आजकल भारत में ये है कि जैसे मुसलमानों को देखते ही बोल देते हैं कि नहीं ये तो आतंकवादी होते हैं, तो ये बिना उस व्यक्ति के बारे में जाने ही उसके बारे में आतंकवादी घोषित करना ये गलत है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो ये पूर्वाग्रह होते हैं, ठीक। या फिर महिलाओं को देख के अरे ये तो कमज़ोर होती है, ठीक है, महिला को कमज़ोर मानना, ठीक है, तो ये पूर्वाग्रह है, ठीक। उन कथनों को देखें जो आपके ग्रामीण और शहरी लोगों के बारे में सही लगे, जिन कथनों से आप सहमत हैं उन पर निशान लगाइए। क्या आपको दिमाग में ग्रामीण या शहरी लोगों को लेकर किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह है? कि दूसरे लोगों के दिमाग में ये पूर्वाग्रह है? लोगों के दिमाग में पूर्वाग्रह क्यों होते हैं? जिन पूर्वाग्रहों को अपने आप आसपास महसूस किया है उनकी एक सूची बनाइए। पूर्वाग्रह लोगों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं, ध्यान से देखना। ग्रामीण लोगों के बारे में क्या पूर्वाग्रह है? आधे से ज़्यादा भारतीय गाँव में रहते हैं, ये बात तो सही है, रहते हैं लगभग आज भी कम से कम 60% पॉपुलेशन तो गाँव में रहती है, बात सही है। गाँव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद ही नहीं करते। अब ऐसा नहीं है कि पसंद नहीं करते भाई, उनके पास संसाधन नहीं होते हैं, ठीक है, पहुँच ही नहीं होते, तो इसके कारण ऐसा नहीं पसंद। भाई पसंद नापसंद की तब बात आती है जब आप उसके खरीदने लायक हो, ठीक। फसल की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोग खेती में 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं, ये बात सही है, करते हैं क्योंकि उनकी आजीविका का साधन है। ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतर करने को बाध्य होते हैं। वैसे वैसी बात है, जब भुखमरी आ जाती है, अकाल आ जाता है, संकट आ जाता है तो वो कर जाते हैं। शहरी जीवन बड़ा आसान होता है, यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं ये तो गलत बात है भाई ऐसा नहीं है कि बहुत आसान होता है, ऐसा कुछ ही नहीं है। और यहाँ के बिगड़े हुए लोग होते हैं, आलसी होते हैं, ऐसा भी कुछ ही नहीं है। मतलब लोग क्या सोचते हैं कि शहरों में रह रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, आराम से मज़े से रह रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो भी मेहनत करते हैं। शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं, ये बात तो सही है। मतलब क्योंकि सब ऐसी बात है, जब वो वर्किंग आवर पीरियड 8-10 घंटे तो बाहर ही रहेगा, तो सब ऐसी बात है। गाँव में जो तो लोग वो सारे दिन अपने परिवार के साथ रहते हैं। शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। ऐसा नहीं है, सब पे बोल नहीं सकते, पर हाँ कुछ केस में लागू होता है। शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है, लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने में खर्च हो जाता है, ये बात भी सही है कि लिविंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अब देखो ध्यान से देखना, इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों की अज्ञानी की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी और सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वालों की तरह देखते हैं, तो ये बात ही गलत है। और ये पूर्व धारणाएँ हैं, और पूर्व धारणाएँ सब ऐसी बात है कि बनती आई है, चलती रहती है। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और हम उसे अपने दिमाग में बिठा लेते थे, पूर्वाग्रह का रूप ले लेते हैं। याद रखना, ये डेफिनेशन है पूर्वाग्रह की, तो ये लिख लेना, याद रखना ये चीज़, ठीक है। ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है, जैसे कि खत्म। अब जैसे एग्जाम्पल, अब देखो ये एकदम ऐसे मान लो कि कोई क्वेश्चन आ रहा है तो ये पूरा लिखो। जैसे कि कथनों में दिया गया है, लोगों का आलसी या कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह है, ठीक है। जैसे मैं खुद अपने बारे में बोल दूँ, लोग मुझे कंजूस बोलते हैं, पर ऐसा नहीं, मैं समय और परिस्थिति के आधार पर डिसीजन लेता हूँ, ऐसा नहीं कि। और कुछ डिसीजन में ऐसा लगेगा कि मैं शायद कंजूस नहीं हूँ कुछ कंडीशन में ऐसा लगेगा कि मैं कंजूस हूँ, तो मतलब कहने मतलब रेशनल डिसीजन लेते हैं, ऐसा नहीं है, उसका मतलब ये नहीं होता। जब हम ये सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते हैं जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। देखो इससे क्या होता है ना, इनोवेटिव आइडियाज़ भी नहीं आ पाते हैं। जैसे मान लो कोई मैथ का, ध्यान से समझना, कोई मैथ का कोई क्वेश्चन है, टीचर उसको सॉल्व कर रहा है। अब बच्चा बता रहा है कि सर इस क्वेश्चन को ऐसे भी किया जा सकता है, और टीचर बोलता है तो मेरे को सिखाएगा क्या। अब कहीं ना कहीं टीचर को ऐसा लग रहा है कि ये मेरे को क्या सिखा सकता है, और नहीं, गलत बात है ना। तो हो सकता है बच्चा उसको और अच्छे तरीके से शॉर्टकट और तरीका हो। उदाहरण के लिए अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषा महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। अरे आजकल के ज़माने में यही हो ही रहा है, क्योंकि स्वाभाविक बात है, यूपीएससी में देखो, जैसे अब इंग्लिश मीडियम में जिस तरीके से सिलेक्शन हो रहे हैं, हिंदी मीडियम के नहीं हो रहे, तो कहीं ना कहीं भेदभाव है। इसीलिए आना, जैसे बहुत सारे जो अपने आप को थोड़ा समझते हैं हिंदी मीडियम वाले तो क्या ही सिलेक्शन लेंगे, मतलब सही बता रहा हूँ, इस टाइप की बातें बोलते हैं, तो वो नकारात्मक तरीके से देखते हैं। बहुत सारे हिंदी मीडियम के बच्चे भी जो इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट होते हैं, अपने आप को ये हिंदी में पढ़ के हमने अपना करियर बर्बाद कर लिया, जीवन बर्बाद कर लिया तो ये नकारात्मक थॉट्स उनके बन जाते हैं। परिणाम स्वरूप हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। जैसे अभी मान लो यूपीएससी में लोग इंग्लिश में सेलेक्ट हो रहे हैं, और सब देखो ना, सब क्षेत्र में इंग्लिश वाले आगे बढ़ रहे हैं,
तो कहीं कहीं अपने को लगता है कि अपने को हीन भावना से अपन खुद को अपने आप को देखने लग जाता है। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं, लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र से आते हैं, जिस तरह से बोलते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं इत्यादि। अक्सर दूसरे के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हमें उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते हैं। जैसे बहुत रेयर केस होगा कि मुस्लिमों से दोस्ती करना चाहिए या नॉर्थ ईस्ट के पीपल से दोस्ती करना चाहिए, बचते हैं लोग इनसे। मतलब इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। ये बात मैं बता रहा हूँ, ये हकीकत है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, उनके सामने भेदभाव कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम है। जैसे मैं बता रहा था चिंकी चिंकी बोलते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा बवाल भी मचाता है एक बार, ठीक है। तो ये चीज़ें सही नहीं है, लड़के और लड़की में भेदभाव करना। समाज में लड़के और लड़कियों में हम लड़के और लड़कियों में कई तरह से भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित है। एक लड़का या लड़की होने का क्या अर्थ क्या होता है, आप में से कई लोग कहेंगे हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, तो ऐसे ही होता है। इसमें सोचने वाले क्या बात, आइए देखिए क्या सच्चाई रही है। देखो सोचो कि भगवान ने सब ये जन्म मतलब सबके लिए बनाया है, परंतु बहुत सारे ऐसे अधिकार जो महिलाओं से छीन लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन के कारण बनते हैं, ठीक। अब जैसे मान लो कि इसमें इस बच्चे का मजाक उड़ाया जा रहा है इन तीनों के द्वारा, ठीक है। जैसे मान लो कि नीचे देखिए कथन सूची में तालिका भरे उनके उत्तर के कारणों पर चर्चा कीजिए। वे बहुत ही सुशील है उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है, वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ है, वे शरारती है, वे नृत्य मतलब ये गुण दिए हुए हैं और आप इनका कोई दो लड़का बना के उस पर कर सकते। मतलब ये एक अप्रोच होती है। अब अपने को ये चीज़ें नहीं सीखना, अपने यूपीएससी के अकॉर्डिंग बढ़ना। और मेरा कहने मतलब जब आप कोई बच्चा 6th क्लास में पढ़ रहा, अगर इन चीज़ों को करेगा ना तो उसका माइंड बहुत ओपन होगा, ठीक है। जैसे मोस्टली देखना वो भावुक है, ये बोल देंगे तो लड़की है ठीक है। वे खाना पकाने में निपुण है, लड़की है। खेलने में निपुण है तो भाई लड़का। वे उद्यमी होते हैं, लड़का। वे नृत्य करने चित्रकारी में निपुण है, लड़कियाँ। वे रोते नहीं, लड़का। मतलब एक सामाजिक जो अपन विभाजन करके रखे। शरारती लड़के, शारीरिक रूप से बलिष्ठ लड़के, उनकी बात करने का बड़ा सौम्य और मधुर लड़कियाँ, वो बहुत सुशील है। अब ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो मेरा कहने मतलब कि ये स्टीरियोटाइप जो अपने बने हुए हैं, जो रूढ़िवादी विचारधारा बने हैं कि भाई भावुक लड़कियाँ ही होती है, ये गलत बात है। लड़के भी भाई बहुत भावुक होते हैं ऐसा कुछ ही नहीं है। पर मेरा कहने मतलब कि समाज एक विभाजन कर देता है कि लड़कियाँ खाना बनाएगी तो अपन लड़कों को देखते हैं, नहीं भाई लड़के भी खाने बना सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि जैसे मान लो कि कोई अपाहिज होता है, उसके बारे में लोग किस किस तरह की बातें करते हैं। मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। कभी मैं उदास हो जाता हूँ तो कभी दुखी। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, ये नई बात नहीं है। अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करते। अब देखो इसीलिए तो बोला जाता है ना कि अपने को सेंसिटिव होना पड़ेगा। जैसे मान लो कि जो भी माइनॉरिटी सेक्शन है, ठीक है, जो अलग मतलब कि जो विकलांग लोग होते हैं, ठीक है, महिलाएं होती है, इसलिए तो बोला जाता है कि बच्चों में संवेदनशीलता का विकास किया जाना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मान लो कि बच्चे ये लंगड़े, जैसे गाँव में जाओ कि मतलब इस तरह के मजाक उड़ाया जाता है, ये बहुत गलत है। मैं सही बता रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। क्योंकि आप कभी उन परिस्थिति में अपने आप को देखो, फिर जब आपके ऊपर क्या होता, फिर आप इस चीज़ को मतलब इसे बोलते हैं ना कि कभी दूसरे की परिस्थिति को अनुभव करने के लिए आप कभी उसको वहाँ खड़े होकर अपने आप को देखो, तब पता लगेगा आप किसी के साथ मजाक कर रहे हो कितना बुरा लगता है, तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो। मैं एक इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है, घूरती आंखों से मैं छिप जाना चाहता हूँ। तो ये लड़की बोल रही है। लड़के इसे मतलब लड़कों जो लड़के होते हैं लड़कियों की एकदम उसी भावना से देखते हैं, ठीक है। और विकलांग है या मान लो तो और लड़की को ज़्यादा सोचो कि मतलब कितना बड़ा है। जैसे मान लो एक लड़की है और वो SC ST समाज से है तो उसमें समाज शोषण होगा। अगर वो विकलांग है तो सोचो और दिक्कत होगी, तो और उसको ज़्यादा संकट झेलना पड़ेगा। क्या उसका दिमाग सही है? मैं सिर्फ इसलिए कि मेरी टांगें डगमगाती है, लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग भी डगमगाता है। और सोचो बने कि बहुत अच्छा काम कर सकते, पेंटिंग बना सकते, क्या है, बस पैर से चली तो नहीं रही। ऊपर के चित्र से जो बच्चे उन्हें पहले विकलांग कहा जाता था, अपन आजकल दिव्यांग जो मोदी ने जो वर्ड दे दिया था, सारी चीज़ें हैं। इस शब्द को बदलकर आज उनके लिए जो खास प्रयोग किए जाते हैं वे खास ज़रूरत वाले बच्चे, खास ज़रूरत वाले बच्चे। देखो ये वर्ड याद रखना। उनके बारे में लोगों पूर्वाग्रहों को यहाँ बड़े अक्षरों में दिया गया है, साथ में उनकी अपनी भावनाएं विचार भी दिए। ये बच्चे अपने से जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में कह रहे हैं और क्यों, इस पर चर्चा कीजिए। आपकी राय में क्या खास स्कूलों वाले बच्चों की सामान्य स्कूल में पढ़ना चाहिए, उनके लिए अलग स्कूल होने चाहिए? अपने जवाब का पक्ष में तर्क दीजिए। अब ये क्वेश्चन होगा ना, मतलब करने की जरूरत है, खुद से सोचो। अगर समाज बात उनके लिए अलग से स्कूल बना देंगे तो भाई जो समाज में उसके समाजीकरण की जो प्रोसेस होगी
वो कभी हो ही नहीं पाएगी। नहीं, जो ये लोग जो इधर खड़े हुए हैं कभी इनको समझ ही नहीं पाएंगे इनकी परेशानियों को। तो सब ऐसी बात है कि कॉमन स्कूल होनी चाहिए, पर हाँ कॉमन स्कूल होनी चाहिए इसका मतलब नहीं, इनके लिए एक विशेष सुविधाएं भी होनी चाहिए, ठीक है। सुरक्षित इनके लिए गम्य स्थान होना चाहिए, इनके बैठने की और व्यवस्था होनी चाहिए, वो चीज़ें भी होनी चाहिए। तो मतलब ये क्वेश्चन लिखने का नहीं है, सोचा करो अपने माइंड में कि हम इनके लिए क्या कर सकते हैं बेहतर, ठीक है। कल आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाओगे तो तब आप क्या बेहतर कर सकते हो, ठीक है। अगला, अगर हम इस कथन को ले कि वे रोते नहीं, तो आप देखेंगे कि ये गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। मैंने वही बता रहा था, पर ऐसा नहीं, लड़के भी रोते हैं। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है तो माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य अक्सर कहकर चुप कराते हैं कि रो मत, तुम लड़के हो, लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं ये विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं। हमारी तरफ तो ऐसे नहीं होता भाई, बच्चा गिर जाता तो बोलते चींटी मर गई। सो गए क्या सब लोग? नहीं सर। तो आपकी तरफ क्या बोलते हैं जब लड़की गिर जाती है, तब बताइए। क्या दोबारा बोलना? सर वही बोलते हैं जो आप बोल रहे हैं। हाँ, चींटी मर जाती है ना। चींटी मर गई। और मैं तो बोलती हूँ, मैं भी ऐसी गिरी थी बचपन में, भतीजे से बोलती हूँ मेरी भी ऐसी चोट लगी थी। तो ये बात हो जाता है। अच्छा सही है। फिर ये बात ना गलत है कि लड़के नहीं रोते, मैंने तो बहुत रोते देखे। अरे रोते हैं यार, सब फालतू की बातें हैं, ठीक है। हर सोसाइटी में एक जैसा नहीं होता, ठीक है। यहाँ तक कि अगर किसी लड़कियों को रोना आए भी तो वह अपने आप को रोक लेता है। लड़का ये मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। अरे याद रखना, जो मतलब ऐसा भी नहीं, इतना भावुक भी नहीं होना चाहिए हर बात पे रोने लग जाए, परंतु जो इंसान जो रो देता है ना, याद रखना कभी ज़िंदगी में परेशान नहीं होगा। जो अपनी भावनाओं को बहा देता है ना, मतलब कहने मतलब जब इमोशन आ रहे हैं तो भाई ठीक है, रो देता तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, इमोशन निकल जाते हैं। पर अगर वो इमोशन को बांध के रखते हो ना, तो फिर एक दिन जब वो पहाड़ मतलब बांध टूटेगा ना, तो फिर उस दिन बॉडी पे इफेक्ट पड़ जाता है वो उससे। अगर आप रोना रोक लेते हो तो फिर वो सही नहीं है। देखो एक इमोशन, होता है। हाँ इमोशन है, इमोशन को रिलीज होना बहुत जरूरी है। अब उन चीज़ों पे कंट्रोल करके रखो तो दिक्कत होगी, ठीक है। हालांकि लड़के और लड़कियों दोनों को कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आया, दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं, अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे या उसका मजाक बनाएंगे, इसलिए वो दूसरे के सामने रोने से अपने आप को रोक लेते हैं। ये बात सही है। कहीं ना कहीं सोसाइटी में ऐसा बन जाता है ना कि आप रोएगे तो समझ में आएगा कि आप उस तरीके के लड़के नहीं। वे कोमल है, मृदु स्वभाव की है, वे बहुत सुशील है। ऐसे कथनों का लेकर उन पर चर्चा कीजिए कि ये कैसे केवल लड़कियों पर लागू किए जाते हैं। क्या लड़कियों में गुण जन्म से ही होते हैं या ऐसा व्यवहार समाज में सिखाती है, समाज सिखाती है। सिमोन द बियोर वो बोलता है कि लड़कियां बनती नहीं है, लड़कियां बनाई जाती है। मतलब जैसे मान लो लड़की मतलब लंबे बाल, ठीक है। और आजकल तो लड़कियां मतलब हर तरीके की लड़की मतलब कि अपना कपड़े अच्छे से ढक के रखेगी पूरा बॉडी को, ठीक। अच्छा एक क्वेश्चन था भैया। हाँ बोलो। फिर राजस्थान का भी बता रहे थे, तो वो एक रतन राजपूत का देखते हैं शॉर्ट्स, वो भी तो राजस्थान की ना, पूरा लड़कों जैसे रहती है वो। अब बहुत सारी लड़कियां मिल जाएगी आजकल, ऐसे तो नॉर्मल है। नहीं तो जैसे जो ये सब जो वो रहता है कि मतलब पाबंदी से, आप बोल रहे थे कि अगर आप इंटरकास्ट इसका मतलब ये नहीं है एक लड़की अगर स्वतंत्र हो गई तो 1000 लड़कियां स्वतंत्र, ऐसा कुछ ही नहीं। मैं सुनो, मेरे है ना एक दोस्त है वेस्ट राजस्थान में। देखो वेस्ट और ईस्ट राजस्थान में मान के चलो नॉर्थ साउथ जैसा अंतर है, मतलब बहुत अंतर है कल्चरली हमारे यहाँ ना। जैसे हम आते हैं नॉर्थ ईस्ट में आते हैं हम, ठीक है। जयपुर वाला पार्ट इधर आता है, पर जो वेस्ट वाला पार्ट है ना, कि बता रहा हूँ ना, आज भी वहाँ होता है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ आपको कि मेरा एक दोस्त था, मतलब दोस्त ही यहाँ यूपीएससी जब तैयारी कर रहे थे तो मिला था, तो उसकी शादी हुई थी 2018 के समथिंग ऐसा ना। तो वो मेरे को बता रहा था कि हमारे ऐसा होता है कि जब हम बीवी का जो चेहरा है ना अपने कमरे में देख सकते हैं बस। समझ में आया? परिवार में वो किसी को भी और किसी को चेहरा नहीं दिखाएगी, तो इसलिए घूंघट पर जो प्रथा है वो चलती है, ठीक। दूसरी बात ऐसा है कि जैसे अगर मान लो कि राजपूत उधर जो है ना, जो वेस्ट राजस्थान में, अगर मान लो कि किसी महिला का पति का डेथ हो गया, जैसे हमारी तरफ तो मैं सही बताऊँ ना, जयपुर साइड में आप देखो बहुत लिबरल है इधर। जैसे मान लो कि शादी, अगर मान लो कि लड़की के पति का डेथ हो गई तो दूसरी शादी कर देते हैं आराम से, धूम धड़ाके से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और उधर के समाज में ऐसा है कि अगर किसी लड़की के पति मर गया, ठीक है,
तो बहुत रेयर कम चांस है कि उसको दोबारा शादी होगी। दूसरी बात उसका ना, उसका जो प्रॉपर तुम मूवियों में देखते हो कि उसको एक सफ़ेद साड़ी पहना के रखा जाएगा, उसको सामान्य जो घर परिवार होता है ना उससे दूर अलग एक कुटिया सी बना दी जाती है, वहाँ रहो, वहाँ खाना पहुँचा दिया, और उसको सवाई ज़्यादा स्वादिष्ट खाने नहीं दिए जाएंगे। मतलब समझ रहे हो, मतलब जो वो आज भी चलता है, मैं नहीं विश्वास हो ना चलना कभी दिखाता हूँ, यकीन बता रहा हूँ मैं, आज भी। सर आपके एरिया में सर? नहीं, मेरे एरिया में नहीं है, हमारी तरफ नहीं है। हमारी तरफ मैं बता दो ना, ईस्ट राजस्थान लिबरल है, और आप वेस्ट राजस्थान में जाओगे ना तो आज भी ये चीज़ें होती है जो आप वो मूवियों में देखते हो, हकीकत में बता रहा हूँ, आज भी होता है उधर। उनका विरोध नहीं करता कोई? हाँ, विरोध नहीं करता कोई? विरोध मैं फिर बता रहा हूँ, जब माइनॉरिटी मेजोरिटी के खिलाफ कैसे विरोध कर देगी, महिलाएं वहाँ माइनॉरिटी है ना, पुरुषवादी सत्ता आज भी चलती है वहाँ पे, मतलब हकीकत बात यही है ना। ऐसे नहीं, धीरे धीरे चेंज आएगा, पर तो वही बता रहा हूँ कि शताब्दियाँ लगेगी अभी इन चीज़ों को होने में। हमारी तरफ तो मैं बता रहा हूँ ना कि हमारी तरफ तो नॉर्मल हो चुका है ये चीज़ें, अब आराम से दूसरी शादी कर देते हैं लड़की की, ऐसा कोई पहले होती थी क्या? आपके यहाँ पे भी होती थी? जहाँ तक मुझे याद है, देखो मेरे फैमिली में तो ऐसा कभी केस रहा नहीं, ठीक है, भगवान की कृपा से कभी ऐसा कोई केस एक्सीडेंटली बना नहीं, सब कुछ ठीक रहा। पर मेरे मामा के घर में था कि मतलब मेरे मामा के लड़की थी, उनका बहुत कम उम्र में उसका हस्बैंड मर गया था, तो परंतु उसको ऐसा कभी नहीं रखा, उसको घर परिवार से अलग रखा गया, ऐसा नहीं कि उसको रहना कपड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरे मामा भी ख़त्म हो गए थे तो ऐसा नहीं था कि कुछ उनको, परंतु मैं वो बता रहा हूँ कि एक अनुभव रहा है मेरा, इस टाइप का रहता है, ये हकीकत बात है, ठीक है। आपके उन लड़कियों के बारे में क्या, जो कमल मधुर स्वभाव की नहीं होती, वो शरारती होती हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, डॉन मतलब मेरी बुआ थी, वो जो गाड़ी चलाना सीख गई थी, तो उसको डॉन बोलते थे भाई। ये लड़कियां मोस्टली कभी एक्सेप्ट नहीं किया जाता, वो सोच लो हमारे गांव में पहली थी जो गाड़ी चलाना सीखी थी, नहीं तो किसी को गाड़ी चलाना, वो क्रिकेट खेलती थी हमारे साथ हम क्रिकेट खेलते थे, मतलब सोसाइटी इस तरीके का था। पर धीरे धीरे आजकल नॉर्मल है, क्रिकेट में भी लड़की क्रिकेट भी खेलती है, गाड़ी बाइक सब चला रही है, अब नौकरी भी कर रही है हमारे गांव में। अब मैं बता रहा हूँ, हमारा गांव अब बहुत ज़्यादा लिबरल है। लड़कियाँ सोचो कि जो लड़के नहीं कर पा रहे, अब लड़कियाँ, आप ये माने चलो कि हर कोई एग्ज़ाम होता है ना, तो लड़कों का सिलेक्शन हो या ना हो, लड़कियों का सिलेक्शन ज़रूर हो रहा है हमारे गाँव से। तो मतलब एक अच्छा खासी स्थिति में है अभी हमारा गाँव, ऐसा नहीं है वो चीज़ें नहीं है ना। फिर भी कुछ केस तो देखने को मिलेंगे जहाँ पे मान लो लड़कियों के साथ भेदभाव होते हैं, ऐसा नहीं है, होते हैं, आज ही बाल विवाह हो रहे तो हो ही रहे, ठीक है। हम लगातार ये सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़की ऐसी होती है। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं, हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़के और लड़कियों को उसकी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। तो जैसे मान लो अपन मान लेते भाई लड़कियाँ, ये देखो ये बात सही है, कहीं ना कहीं अपन लड़कियों को उस रूप में देखना ही सोच भी नहीं सकते कि लड़कियां भी, मतलब अब तो फिर भी धीरे धीरे सोसाइटी ओपन हुई है, नहीं तो पहले अपन सोचो कि आज भी नहीं, मतलब कोई भी चाहे IAS अधिकारी बन जाता है तो वो ये चाहता है कि अपनी मेरी वाइफ हो तो भाई घर का काम करे, सारी चीज़ें, हकीकत में बता रहा हूँ, उसकी ये मानसिकता नहीं कि वो भी एक एडमिनिस्ट्रेशन संभाले, ये सारी चीज़ें हो, ऐसा नहीं। मतलब बहुत रेयर है कि बहुत कम लोग सोच पाते हैं, ठीक है। रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना, जैसे मैं खुद बता रहा हूँ, जैसे मेरा देखो, मेरे से बड़े 3 भाई है ना, तो मेरा बड़ा वाला भाई का सीधा, वो खुद टीचर है सोचो और उसका साहब का उसका क्लियर कट है, वो बोलता है कि मतलब मेरी भाभी वो भी पढ़ी लिखी है, BEd में सब की हुई है, पर वो नहीं चाहते कि वो जॉब करे, सीधे साहब बोलते तो घर के काम के लिए बनी हो, घर का काम करो। पर सेकंड वाला भाई है, वो बोलता नहीं, उसने तो अपनी वाइफ को पढ़ाया, सोचो पढ़ाया लिखाया, और वो टीचर बन गई है अभी, और वो दोनों जॉब कर रहे हैं अब साथ में, वो भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं, वो भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं। पर वही एक भाई की मान्यता थी, अगर सोचो अगर वो भी पढ़ाते लिखाते तो वो भी टीचर बन जाती ना, माना अब है ना, अब जब ये छोटी वाली भाभी जब टीचर बनी है, अब तब से उनकी लाइफ में जो चेंजेस हुए हैं भाई, समझ बात है, 2 इनकम आ रही है, तब उनको लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब उनको भी पढ़ा रहे हैं, अब वो भी एग्जाम देती है तो हाँ, वो सारी चीज़ें होती है, चलता रहता है ये सब सारी चीज़ें। चलो ठीक है, मतलब मेरा कहना मतलब है व्यक्ति पढ़ने से सब कुछ ऐसा नहीं कि समझदार बन गया, वो फिर भी भेदभाव करता है, सब कुछ सारी चीज़ें होती है। पढ़ने लिखने वाले दहेज भी मांगते हैं, चाहे IAS अधिकारी हो। मेरा एक दोस्त में बता तो रहा था ना, जो वो अब सोचो उसको शादी में 50 लाख मिलने वाले हैं उसको, अब वो पढ़ा लिखा है, सब कुछ है, ऐसा कुछ ही नहीं है ये सब चीज़ें गवर्नमेंट जॉब की एक वजह दहेज तो है, इसलिए डिमांड समाज में उसी तरीके की डिमांड है ना। चलो आगे बढ़ो।
प्राइवेट में भी अच्छी जॉब, अच्छी वो मिलती है सैलरी, फिर भी सब लोग गवर्नमेंट की तरफ भागते हैं। प्राइवेट हो कोई, अगर मैं आज में मान लो कि जैसे मान लो कि कल मान लो भगवान की कृपा से अगर मान लो अपना एक कोचिंग चल गया, तो कल मैं 1 लाख रुपए भी कमा रहा हूँ, मान लो मंथली मेरा 1 लाख रुपए इनकम हो ना, तो अगर एक गवर्नमेंट जॉब है जो 25,000 रुपये कमा रहा है, तो लड़की का रिश्ता आएगा ना तो इसके पास जाएगा, मेरे पास नहीं आएगा। ये समाज की यकीन बता रहा हूँ। अरे देखो सुनो, जैसे मेरे से ना, मेरे साथ ही पढ़ता था, मेरे चाचा का लड़का था, मतलब ये समझो, ये देखो छोटी छोटी चीज़ें, परंतु इससे समाज किस तरीके का बिहेवियर रखता है। तो मेरे चाचा का लड़का था, हम दोनों साथ में पढ़े थे, बचपन से साथ में पढ़े थे। तो वो क्या हुआ कि देखो मैं इधर NIT करने निकल गया, कोटा तो वो भी गया था मेरे साथ, उसका नहीं हुआ, फिर वो BEd किया और टीचर बन गया अभी, है ना। तो वो लगभग 2018 या मतलब 2021 में ज्वाइनिंग किया था, नहीं 20 में हाँ 20 में ज्वाइनिंग किया था, मतलब 18-19 में बन गया था वो, मतलब एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया था। अब देखो मैं भी हूँ इधर, ठीक है, और ये भी है। अब सब ऐसी बात है भाई, शादी की हम लगभग इक्वल एज के ही हैं, 5-6 महीने का अंतर हो। अब सोचो कि है ना, मेरा शादी का आज तक कोई एक रिश्ता नहीं आया। और इसका ऐसा था कि मतलब ये देखो समाज है ही ऐसा। अब इसका लगभग ये मान के चलो कि जब से मतलब इसके घर वालों ने अलाउ किया कि हम लड़के की शादी करना चाह रहे हैं, तो लगभग ये मान के चलो कि डेली 3-4 रिश्ते आ ही जाते थे। जब तक सोचो कि जब तक सगाई हो गई थी तब तक भी रिश्ते आ रहे थे कि हम अपनी लड़की देना चाहते हैं। तो मतलब ये तो है। सर एक बात तो है कि ये लोग बोलते हैं कि लड़कियां अपनी लड़की कोई नहीं देखता, तो आप दहेज मत मांगो ना। दहेज क्यों मांगते हो? अगर कोई भी बाप अपनी बेटी देगा और इतना सारा दहेज देगा, तो वो तो अपनी बेटी देखेगा ना। हाँ स्वाभाविक सी बात है। चलो ठीक है, टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना। अब देखो रूढ़िबद्ध धारणाएं कैसे बनते हैं, स्टीरियोटाइप किस तरीके से बनते हैं। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं कि उसी रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। मतलब जैसे समझो कि महिलाएं सब कमज़ोर होती हैं, और वह ऐसा नहीं है कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी है जो ऐसा व्यक्ति बोल रहा ना उसको 2 थप्पड़ मारे ना वो बेहोश हो जाए। तो मतलब ऐसी भी तो बहुत सारी महिलाएं होती है ना। अब जैसे मान लो किरण बेदी जैसी IPS ऑफिसर, भाई सोचो कि उस ज़माने में लोग उनसे डरते थे, तो भाई कुछ महिला ऐसे भी होती हैं। कई बार हम किसी खास धर्म या लिंग होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। जैसे आज वही मैं बता रहा हूँ कि मुस्लिम है तो भाई आतंकवादी है। अभी आज का अगर न्यूज़पेपर पढ़ा हो तो कर्नाटक में एक थी, इसलिए बता रहा हूँ, देखो न्यूज़पेपर इसीलिए मतलब पढ़ते रहा करो, एटलीस्ट हेडलाइन देखते रहा करो, ऑब्जर्व करते रहा करो। तो आज के न्यूज़ की घटना में बता रहा हूँ, कर्नाटक में टीचर थी, उसका मुस्लिम बच्चा था, उसने कुछ जवाब नहीं दे पाया था क्वेश्चन को, तो उस मुस्लिम मतलब जो टीचर थी उसने बोला कि तुम पाकिस्तान चले जाओ। मुजफ्फरनगर का है, यूपी। मुजफ्फरनगर यूपी का है, कर्नाटक का नहीं है। नहीं कर्नाटक का है। वो केस अलग था, वो थप्पड़ मारने वाला केस अलग है, ये केस अलग है। बच्चों से थप्पड़ मरवाती है ना, वो अलग केस है। मैं जो बता रहा हूँ अलग केस है। मतलब वो उस केस में बोले कि लड़कों को तुम पाकिस्तान में चले जाओ, तुम वहीं के रहने लायक हो। तो मतलब समझ रहे हो ना, मुस्लिम धर्म है तो मतलब उसी तरीके से करना तो वो गलत है ना। तो ये स्टीरियोटाइप है। हर देश धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल जाते हैं। ये बात सही है भाई, ऐसा नहीं कि ओनली वही लोग होते हैं अपराधी भी। भाई सब ऐसी बात, आतंकवादी जो है हिंदू भी होते हैं, ठीक है। सिर्फ इसीलिए कि कुछ लोग उस समूह से में वैसे हैं, पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं। मतलब वही है कि कुछ आतंकवादी मुस्लिम, इसका मतलब ये नहीं सभी लोग मुस्लिम आतंकवादी होते हैं, ठीक है। इस प्रकार की धारणा हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और एक अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएँ जो दूसरों से अलग है। मतलब यही चीज़ है कि महिलाओं को ऐसे मत देखो कि घर के काम के लिए बनी, उनकी योग्यता को पहचानो। हो सकता है कि वो बहुत अच्छा कुछ करे एडमिनिस्ट्रेशन में जाके, या पढ़ाई लिखाई करे तो कुछ। जैसे मान लो कि चंद्रयान मिशन में जैसे महिलाओं ने, कल्पना चावला देख लो, सुनीता विलियम्स देख लो, ठीक है, इधर सरीना ये वो है PV सिंधु देख लो, ठीक है। ये सारे कितने एग्जाम्पल है। और मैं बता रहा हूँ ना, ये जितने भी है सबके एक नाम लिख के रखो, सबके एक एक अलग, हर क्षेत्र में। जैसे खेल में कौन फेमस है, फिल्मी स्टार कौन है, क्या है, इस सब चीज़ों में एक महिलाओं के नाम पता होने चाहिए। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। जैसा माना जाता है था कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती, पर आज कर रही है, सोचो। इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती है जिनके करने का काबिलियत शायद हम में। मतलब पहले मैं खुद बता रहा हूँ, गवर्नमेंट खुद इस टाइप का बिहेवियर करती है। जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं जब कॉलेज में गया था
तो ऐसा था कि माइनिंग लड़कियां नहीं ले सकती भाई, माइनिंग भाई अंदर खदानों में काम करना लड़कियां नहीं कर सकती, उनको सही ये सब सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो जाएगी फलाना टिकाना। पर अभी धीरे धीरे इन चीज़ों को हटा दिया गया। मतलब मेरा कहना मतलब कि गवर्नमेंट भी खुद डिस्क्रिमिनेशन करती थी इस आधार पर। अब बात आती है असमानता भेदभाव की, ठीक, इनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं या किसी खास नौकरी करने से रोकते हैं, किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते हैं, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते हो, दूसरे द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। और ये तो हर घर घर की कहानी है। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं बोल सकते मैं भेदभाव नहीं करता। आप करते हो, हर जगह करते हो। बस वही है कि कौन कितना कम कर रहा है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप याद करेंगे पिछले पार्ट में समीर 1 और समीर 2 एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था, विविधता का एक पहलू है, पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता था। ऐसा तब होता जब लोग अपने से भिन्न प्रथा और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। वही तो बता रहा हूं, हिंदू धर्म ये क्यों बोलते हैं ये आरएसएस वाले ये सब हिंदू राष्ट्र बनाना है, क्योंकि वो मानते हैं कि मुस्लिम लोग तो परेशान ही हैं, वो तो उनका धर्म कुछ है ही नहीं। तो ऐसे लोग ही तो मानसिकता जो जहर फैलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो मानते ही नहीं उस लायक। दोनों समीर एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का था, जिसे इसलिए बहुत सारे अमीर लोग बोलते हैं कि ये तो गरीब लोग तो कचरा है इस दुनिया में। खुद गरीब लोग मतलब अपने जो बेटे होते हैं माँ बाप को बोल देते हैं कि क्या तुम जीवन जी रहे हो गरीबी में, मरने इससे अच्छा तो मर ही जाते हैं। समीर 2 गरीब विविधता की पहलू नहीं है, यह तो असमानता है। बहुत लोगों के पास अपने खाने कपड़े और घर की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन पैसे नहीं होते हैं। इस कारण दफ्तर अस्पताल स्कूल आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं तुम्हें देखना चाहो, कोई पब गया है तुम लोगों में से? नो सर। अपने ऐसे महानुभाव स्टूडेंट भी है अपने पास जो पब वब गए थे, तो मतलब वो बता रहे थे उनका एक्सपीरियंस, वो मेरे को बोले थे सर आप भी चलो। मैं बोला कि बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ का लाइफ में कोई ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ का वो एक्सपीरियंस लिया जाए। गलत चीज़ें गलत है, क्यों फालतू में। तो मतलब मैं बता रहा हूँ कि जैसे पब में कंडीशन होती है, एक तो आप शॉर्ट कपड़े पहन के आओ, जितना नंगा हो गए वहाँ पे उतना आपको जल्दी एंट्री मिलेगी। दूसरी बात, आप कपल्स के साथ आने चाहिए, ठीक है। मतलब उससे कुछ क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है। मतलब सबाइशी बात है, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये डिस्क्रिमिनेशन शो करता है कि वहाँ पे कौन जा सकता कौन नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ये ध्यान से समझना, विविधता के आधार पर असमानता क्या था, असमानता आर्थिक पक्ष होगा, याद रखना, ठीक है। एक तो इस कारण कि वे उसे समुदाय के सदस्य जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता, ऊपर से यदि वे गरीब हैं और उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साधन नहीं है, तो इस आधार पर भेदभाव किया जाता है। मैं एक और एग्जांपल दूंगा, चलो आगे देखते हैं। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोग, मैं वही बता रहा था, धार्मिक समूह, खास क्षेत्र के लोगों के साथ करना पड़ता है। याद रखो कोरोना का काल, मतलब इसीलिए बता रहा हूँ मैं। देखो एटलीस्ट मैं तो चाहूँगा कि यार मेरे स्टूडेंट ऐसा नहीं करें, मैं सही बता रहा हूँ, मैं खुद आके पिटाई कर दूँगा। मतलब गलत चीज़ें गलत ही होती है, कभी भी चीज़ याद रखना लाइफ में, ज़िंदगी में कभी गलत चीज़ों को कभी सपोर्ट नहीं करें। याद करो कोरोना का काल, उसमें मतलब ऐसा था कि ये मुस्लिम लोग कोरोना फैला रहे हैं, तो सोचो कि उस टाइम ऐसा हो गया था, जो मुस्लिम रेडी वाले होते हैं इनसे कुछ मत खरीदो, ये कोरोना फैला रहे हैं, जहर दे रहे हैं, मतलब इस तरीके चीज़ें पे सोचो। वो चीज़ें अपन व्हाट्सएप पे आ रही थी, फिर उनको आप भी मतलब शेयर कर रहे थे, हम लोग भी। तो मतलब मैं कहता हूँ कि कभी भी ना देखो आप यूपीएससी की तैयारी करो तो एटलीस्ट देखो आईएएस अधिकारी बने ना बने, पर आप जो आईएएस अधिकारी बन के जो करना चाहते थे वो अभी से करना सीखो। मतलब समझो ये चीज़ें, ऐसा नहीं हम आईएएस बनेंगे तब तो हम एकदम राजा हरिश्चंद्र बन जाएंगे, और आज हम एकदम रावण बने बैठे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज से वो चीज़ें होनी चाहिए आपके, मतलब लाइफ में चीज़ें दिखनी चाहिए। देखो एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब ये है कि आपको ये एनसीईआरटी पढ़ना नहीं है, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, सीखना है। आप अपने जीवन में पालन करना सीखो इन चीज़ों को। तो मतलब कभी भी इन चीज़ों को, कभी गलत चीज़ों को प्रमोट मत करो। मान लो कि कोई महिलाओं के विरुद्ध है, या मतलब कोई भी है, मतलब कि कास्टिज्म को कोई चीज़ें प्रमोट कर रही है या रिलीजन को बढ़ाने का कोई काम कर रही है, तो ऐसे कभी, इसीलिए मैं तो साफ बोलता हूँ ना, ये आरएसएस बजरंग दल ये क्या है कि देश को जहर फैला रहे हैं, और क्या आखिर बता रहा हूँ। देखो चीज़ें गलत ही होती है, ये चीज़ याद रखना, कभी कोई चीज़ें सही नहीं हो सकती। और मैं फिर बता रहा हूँ,
अंधभक्त कभी ज़िंदगी में किसी का बनना मत, चाहे मोदी हो चाहे पोदी हो, कोई भी हो, याद रखना कभी किसी का अंधभक्त मत बनना, रेशनल रहो। अगर इंसान बने रहना तो रेशनल, हमेशा रैशनैलिटी को हमेशा अपनाना, तार्किकता, कि कोई मैं किसी व्यक्ति को सही ठहरा रहा हूँ तो किस आधार पर, गलत ठहरा रहा हूँ तो किस आधार पर, तार्किकता हमेशा आपको जीवित रखते हैं। अगर जब तक आप रैशनल हो तब तक आप व्यक्ति कहलाने लायक हो। अगर जिस दिन आपने तार्किकता को ख़त्म कर दिया अपने जीवन से, याद रखना फिर आप पशु की भांति जीवन जी रहे हो। याद रखना भेड़ चाल, जो भेड़ है ना, एक भेड़ कुएं में गिर रही है, सारी भेड़ उसी आधार पे चलती रहती है। जी मोदी भक्त बन रहे हैं, ये सब मतलब किसी का भी भक्त मत बनो भाई, रैशनल रहो। जैसे मैं है ना, कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का मैं कभी सपोर्टर नहीं रहा, और ना आज रहूँ ना आगे रहूँगा, क्योंकि जो अच्छा कर रहा है मेरे लिए वो है। कौन भाई, सब ऐसी बात है, कौन चीज़ें कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है। एक हो सकता है एक मोदी का डिसीजन मुझे बहुत अच्छा लगे, एक उसी का डिसीजन मुझे बहुत ख़राब लगे, तो जहाँ अच्छा लग रहा है तो मैं उसकी तारीफ़ करूँगा, जहाँ ख़राब लग रहा है मैं उसकी बुराई करूँगा। तो ये रैशनैलिटी आपके जीवन में हमेशा बनी रहनी चाहिए, चीज़ याद रखना। ऐसा नहीं है कि आप, और फिर मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ पढ़े लिखे व्यक्ति की निशानी होनी चाहिए आप पे। यार स्वाभाविक सी बात है कि आप यूपीएससी तैयारी कर रहे हो और एक व्यक्ति है जो अनपढ़ है, आप में एटलीस्ट वो दिखना चाहिए कि आप यूपीएससी तैयारी IAS नहीं बने हो, परंतु आप कुछ चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि कुछ चीज़ें गलत है तो हम कभी नहीं सपोर्ट करेंगे। एटलीस्ट भाई सब एक चीज़ याद रखना, मेरा ये व्यक्तिगत मानना, देखो मैं खुद फेलियर लेके झेल के बैठा हूँ, परंतु मैंने एटलीस्ट ये तो सीखा यूपीएससी के कारण, मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने आप को सीखा। ऐसा नहीं, मैं कुछ चीज़ें तो मेरे बचपन से सही रही है कि मैंने ये जातिवाद ये सारी चीज़ें, मतलब कुछ मामले में पहले से क्लियर था और कुछ चीज़ें और सीखने को मिली। तो मेरा मानना है कि यूपीएससी, देखो पहली बात तो इस दुनिया में मान लो कि जैसे मान लो कि 1 करोड़ जनसंख्या है, मान लो ठीक, 1 करोड़ में से मान लो कि आप 10,000 व्यक्ति जो यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं, ठीक, तो ये चीज़ याद रखना, ये 10,000 व्यक्ति दिखने चाहिए, ये इस भीड़ का हिस्सा मत बनो, इस 90 लाख का, ये चीज़ याद रखना, इस 90 लाख का हिस्सा कभी मत बनो जीवन में। आपको भाई यूपीएससी तैयारी करने का मौका मिला है, जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है, याद रखना है जीवन में, क्योंकि जो यूपीएससी सिखा सकती है ना, आप इसकी तैयारी से, मैं फिर बता रहा हूँ, आईएएस बनने के बाद नहीं सीखने को मिलेगा, जितना इसकी तैयारी के दौरान आपको जो जूझने की सत्ता जो है, ये सारी चीज़ें लेसन है, ये सीखने की जो क्षमता है ना, अभी मिलेगी आपको, बाद में कोई नहीं सिखाएगा, ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। मेरा कहने मतलब है कि चीज़ों को कभी लाइफ में, गलत चीज़ों को कभी प्रमोट मत करो, ठीक है। दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वे इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब है उन्हें दबाया गया, कुचला गया। दलितों के अनुसार ये शब्द दर्शाता कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव ने दलित लोगों को दबा कर रखा है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति वर्ग में रखती है, ठीक, पता होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ याद रखें। रूढ़िबद्ध धारणा में भेदभाव में क्या अंतर होता है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये लिख भी लोगे तो अच्छा रहेगा। आपके अनुसार जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उसे कैसा महसूस होता है, ये क्वेश्चन लिखना, ये अच्छा क्वेश्चन है। वे हो तो प्रैक्टिकलिटी एग्जाम में नहीं आएगा, पर आपके जीवन में जरूर काम आएगा, ये चीज़ याद रख लेना, ठीक। भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभव के बारे में लिखा। यह अनुभव उनके 1901 में हुए थे, जब वो केवल 9 साल के थे। सोचो 9 साल के बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ा हो जब जातिवाद उसको झेलना पड़ रहा है। और आज तो सोचो कि मतलब ऐसा नहीं है, आज अंबेडकर चले गए, सोचो उनको 1901 और आज अपन 2023 में बैठे हैं, आज भी वही हो रहा है। तो मेरा ये मानना है कि एटलीस्ट आप इस प्रक्रिया का हिस्सा तो मत बनो, आप गलत होते हो ना देखो, जैसे गांधी जी का 3 सिद्धांत है। मतलब मेरा कहने का मतलब है ये है कि आप एटलीस्ट देखो अपने लेवल पे, एटलीस्ट इंडिविजुअल लेवल पे गलत मत करो, सबसे पहले बात तो यही है। अगर कहीं हो रहा है तो आप उसको रोको, अगर रोक सकते हो तो, नहीं तो क्या ही मतलब है फिर, ठीक है। केवल 9 साल के थे वे, महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। ये वाला स्टोरी पढ़ेंगे, इससे पहले ये मुझे पता है, मैंने मूवी देखा था, इसलिए मैंने बोला था भीमराव अम्बेडकर मूवी देखना, ठीक है। पहले इनके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 1893 में हुआ था और 1956 में इनकी डेथ हुई थी। याद रखना, ये टाइम ऑफ पीरियड पता होना चाहिए, ठीक है। वो भारतीय संविधान के पिता, संविधान का पिता किसको कहा जाता है, याद होना चाहिए, इसे क्वेश्चन वनडे एग्जाम इनमें पूछ लिया जाता है आराम से। एवं दलितों सबसे बड़े नेता के रूप में माना जाता है, ठीक है। तो ये फैक्ट है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जाति में जन्म होता है। याद रखना कौन सी जाति से बिलोंग करते थे, वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, यूपीएससी नहीं पूछेगा, पर ये अदर वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। जो अछूत मानी जाती थी, महार लोग गरीब होते थे, उनके पास ज़मीन नहीं थी और उनके बच्चों को वहीं काम करना पड़ता जो खुद करते थे। उन्हें गाँव के बाहर रहना पड़ता था और गाँव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। सोचो, मैंने आज जो बताया था, अपन जातिवाद पढ़ रहे थे, मैंने यही चीज़ तो बोली थी, गाँव के बाहरी हिस्से में रहते हैं, और आज भी हकीकत है।
अम्बेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। सोचो। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वो जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाए। ताकि देखो समाज में जब सरकारी नौकरी करेंगे तो परंपरागत जो धंधे करते हैं उनको छोड़ेंगे तभी तो उनका विकास होगा ना। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे उनमें अम्बेडकर ने नेतृत्व किया, पर बाद में ना अम्बेडकर को लगता है कि बहुत गलत मैं प्रयास कर रहा हूँ। उन्होंने लगा कि नहीं, मंदिर नहीं, एजुकेशन जो है विश्वविद्यालय उसमें जाना जरूरी है, मंदिर ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जीवन के लिए, आप लोगों के लिए। परंतु उस टाइम एक सामाजिक ऐसी थी प्रतिष्ठा बनाने के लिए उन्होंने ऐसा काम किया, पर बाद में इन चीज़ों को रियलाइज़ हुआ उनको कि नहीं, मंदिर अपने लिए प्राथमिकता नहीं है, अपने लिए एजुकेशन ये सारी चीज़ें प्राथमिकता है। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह से देखे। अब इसलिए वो आगे जाके बौद्ध धर्म अपनाते हैं। जीवन में आगे चलकर उन्हें धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। उनका मानना था कि दलितों की जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो, न कि कुछ ही लोगों की। ये बहुत अच्छी बात है। मतलब देखो ये चीज़ ध्यान से समझना। मतलब देखो इसलिए बता रहा हूँ ना कि कुछ जो जैसे बाल भीमराव अम्बेडकर हो गए, गांधी हो गए, इनसे कुछ सीखना चाहिए। जैसे गांधी जी बोलते हैं कि जैसे एक न्यायिक मतलब कि बार्बर का काम कर रहा है कोई व्यक्ति, ठीक है, या कोई चपरा मतलब चमड़े का कोई मतलब उसका काम कर रहा है, मोची है, ठीक है, या कोई IAS अधिकारी है, याद रखना इन दोनों को समान रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए समाज की तरफ से। परंतु हकीकत तो ऐसा नहीं होता ना। IAS अधिकारी होता तो पूरी जनता उसके पीछे भाग जाती है, अरे बेचारा एक मोची रहता है, उसको 2-3 गाली और दे देंगे। पर गांधी जी बोलते थे, वो इसलिए बोलते थे कि देखो एक IAS अधिकारी भी है ना, कोई काम कर रहा है, कोई सेवा कर रहा है, उसके बदले उसको एक इनकम मिल रही है और अपना पेट भर रहा है। वैसे एक मोची होता है, ये भी देखो सेवा कर रहा है जनता की, ठीक है, इसके बदले उसको कुछ पैसा मिलता है, ठीक है। तो इसको भी सब ऐसी बात है, समान, ये भी समान मतलब उसका हकदार है। इसीलिए गांधी जी है ना ब्यूरोक्रेसी के बारे में बोलते थे। इसलिए गांधी जी बोलते थे कि ब्यूरोक्रेसी सिस्टम तभी तक सही है कि वो ये अपने आप को ये माने कि मैं जनता का सेवक हूँ, ना कि जनता का मैं सेवक हूँ। मतलब इन चीज़ों समझो, मतलब जनता की सेवा करना उसका उद्देश्य है, ना कि जनता से सेवा करवाना। आजकल क्या होता है, IAS अधिकारी जनता से सेवा करवाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि चीज़ों को समझो कि आखिर में रियलिटी में IAS अधिकारी बना है वो जनता की सेवा करने के लिए, पर उल्टा हो गया आज। एक IAS अधिकारी आपके गांव में आ जाएगा तो भाई उसके पीछे लोग भागते हैं। जैसे अभी मेरे गांव में जो IPS बना ना, अब लोग उसको भाई अपनी शादियों में बुलाने के लिए इतना वो रहते हैं। तो मेरा कहने मतलब है कि चीज़ों को उस तरीके से देखो। अरे भाई वो नौकर बना, वो भी सरकारी नौकर है, ऐसे कोई बड़ी तोप नहीं मार दी, पर वही है कि सामाजिक प्रतिष्ठा इतनी बढ़ा दी है लोगों ने, वे अलग ही बात है। और हकीकत है कि उस चीज़ के लिए नहीं बने, ठीक। तो अब देखते हैं इन्होंने किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, देखो अब इनकी लाइफ ऐसी रही है, इसके कारण इन्होंने इतना बड़ा किया, ठीक है। बड़ी देर हमने इंतज़ार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया था। स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे जो हमने दिखा दी। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना था। याद करो कोरेगांव वाली घटना जिसको लेके महाराष्ट्र में 2018 में बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था। सोचो आज भी हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुंच पाया था, तो हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुंचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे क्योंकि इनके पिताजी है ना अंग्रेज़ आर्मी में वो जवान थे, तो इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी। पर मैं बता रहा हूँ, इसीलिए देखो याद रखना, आरक्षण आजकल EWS के आधार पर तो दे दिया गया, परंतु हकीकत आरक्षण के पीछे जो मूल धारणा थी वो सामाजिक थी। याद रखना ये चीज़। अब देखो यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर की जो स्थिति है आर्थिक रूप से अच्छे हैं, परंतु फिर भी उनके रूप से सामाजिक रूप से भेदभाव होता था उनके साथ। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी ये अंदाज नहीं लगा सकता था कि हम अछूत के बच्चे थे। नीचे स्टेशन मास्टर को ये लगा कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं और वे हमारी मुश्किलों को, अब देखो ये पूर्वाग्रह है मतलब अच्छे कपड़ा पहनना मतलब वो ब्राह्मण का बच्चा। वे हमारी मुश्किलों को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसा कि हिंदुओं में होता ही है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी हम सोचे मुँह से निकल गया, हम महार हैं। बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था। उनको एकदम से धक्का लगा। सोचो स्टेशन मास्टर जो उनके हेल्प करना चाह रहा था, अब देखो क्या करेगा। वे बोचक के रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देखा कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई। सोचो मतलब एक वर्ड
सोचो एक वर्ड, अगर मान लो ये वर्ड नहीं पूछता तो वो तब भी उनकी से मतलब हेल्प करता और सब कुछ अच्छे से हो सकता, खाना खिलाता है, सब कुछ करता। और जैसे उसको पता लगा इसकी ये जाति है, सोचो कि उसका सारा बिहेवियर चेंज हो गया। तो मेरा कहने मतलब कि ये कभी आप जितनी पढ़ाई लिखाई कर लो उसके बाद ये स्थिति नहीं होनी चाहिए, किसी के नाम पद इन चीज़ों से प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए कभी जीवन में। याद रखो, आपके घर में चाहे मोदी आ जाए या कोई गरीब आए, दोनों की बराबर सेवा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब मोदी आ गया तो उसके लिए तो 1 करोड़ रुपये खर्च कर दिए और कोई गरीब आ रहा तो उसको 1 रुपये की रोटी न दे, ऐसा नहीं हो। मतलब इक्वलिटी हमेशा रखनी चाहिए, ठीक है। उन्होंने जैसा ही मेरा जवाब सुना भी अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए, सूरज बिल्कुल छिप सा गया था, पिताजी आए नहीं थे, वो नहीं उनका नौकर, अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफ़ी घबराए हुए थे, जब ये स्टोरी इस तरीके से बनाया हुआ, ठीक। यात्रा के शुरू में जो खुशी उत्साह की भावना थी उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौट कर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती है तो हम कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं हो तो हम फ़ौरन निकलना चाहते थे। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ी चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया था कि हम महार हैं, उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं करना चाहता था। सोचो मतलब कितनी बड़ी ये वो है दुविधा कि सोचो कि उनकी गाड़ी में बैठने से उसकी गाड़ी अपवित्र हो जाएगी। सोचो किस तरीके की मानसिकता का जहर घोला गया है लोगों में। हम दुगना किराया देने को तैयार थे, पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकती थी। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ी वालों से मोलताल कर रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए। समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें। तो सोचो कि मतलब कितनी बड़ी चीज़ है, मतलब एक जाति का व्यक्ति होते ही कितना प्रभाव पड़ जाता है। आप देखो, सोचो बच्चा पैसे देने तैयार थे, फिर भी गाड़ियों ने उन्हें नहीं लेने से मना कर दिया, क्योंकि उनका महार जाति के थे, निम्न जाति के थे, छूत मतलब उनको अछूत माना जाता था, ठीक है। स्टेशन में लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर और उनके भाई के साथ कैसा भेदभाव किया, डिस्क्रिमिनेशन किया उनके आधार पर, ठीक है। महार होने का पता चलने पर स्टेशन मास्टर की जो प्रतिक्रिया हुई, इसे देखकर बचपन में अम्बेडकर कैसा लगा होगा, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। यू कैन नॉट बिलीव दैट, मतलब सोचो क्या वो फील किए होंगे। क्या आपको कभी अपने लोगों के पूर्वाग्रह का अनुभव हुआ या अपने दूसरों के प्रति भेदभाव भरे व्यवहार को देखा, उससे आपको कैसा महसूस हुआ होगा। कल्पना करके देखिए कि कितना मुश्किल होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने दिया जाए, या कितना अपमानजनक और दुखदायी होगा अगर लोग आपस दूर रहे, आपको छूने से मना करे, आपके पानी ना पीने दें। सोचो आज भी होता है राजस्थान में, अभी पिछले साल या इसी साल ऐसा होता है कि बच्चा मटके से पानी पी लेता है, उसको भाई टीचर ने मार दिया, मतलब टीचर ने उसको इतनी भयंकर पिटाई की, सोचो बच्चा मर गया था। बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा भी क्रिएट हुआ था उस पर। सोचो आज भी ये चीज़ें हैं। मेरा कहने मतलब देखो, एजुकेशन बात ये नहीं, देखो अब ये चीज़ें अगर पढ़ाई दी जाए, मैं तो बता रहा हूँ ना, गारंटी के साथ बता रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए। परंतु सोचो यही NCERT है, यही बच्चे पढ़ते हैं, एग्ज़ाम में 99% लाते हैं, परंतु वो जातिवाद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कारण है कि शिक्षा क्वालिटी नहीं रही है। कोई पढ़ाने वाले टीचर भी ऐसे नहीं है कि जो चीज़ों को भाई बच्चों को बताए कि आखिर में इस एग्ज़ाम का मतलब ये नहीं है कि आप नंबर पाओ, ये चीज़ें समझने की बात है। तो यही अंतर है। समानता के लिए संघर्ष, ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया था, उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जैसे बराबरी का अनुभव किया, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसा कि पहले ही बात हुई, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार हो, वैसे उन्हें भी अधिकार मिले। सोचो महिलाओं को एजुकेशन का अधिकार नहीं था। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों, उनकी ऊंची ब्याज दर से छुटकारा पाने के लिए संघर्ष किया था, ठीक है। ये देख लेते क्या है। दलित के अलावा अन्य कई अन्य समुदाय जिनके साथ भेदभाव किया जाता है। क्या आप भेदभाव कुछ अन्य उदाहरण सोच सकते हैं? हाँ, बहुत होते हैं। उन तरीकों पर चर्चा कीजिए जिनके द्वारा खास ज़रूरत वाले लोगों के साथ भेदभाव किया जा सकता है। याद करो, खास ज़रूरत वाले लोग। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानता पर विचार किए। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह का संघर्ष किया है। कई नेता इन लड़ाई के हिस्सा थे, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए, समानता के एक अहम मूल्य की तरह माना गया, ठीक है।
और देखो महिलाएं वुमेन प्रोटेस्ट कर रही है। अब जो भी हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है, प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है और इसे कानूनी रूप से ख़त्म कर दिया गया है। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद है। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई है। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर विशेष जिम्मेदारी डाली थी। देखो, भारतीय संविधान लिखने वाली समिति कुछ सदस्य किस किस को पहचानते हो आप इसमें से? अंबेडकर किधर है बताओ? ओ या इसको शायद मैं पहचान पा रहा हूँ, ये जीवी मामलंकर है। ठीक है, छोड़ो। कि वह गरीब और मुख्यधारा से अलग थलग पड़ गए समुदाय की समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए। ठीक है, यहाँ से अपन कहाँ पढ़ रहे थे? संविधान ने सरकार पर ये विशेष जिम्मेदारी डाली। ठीक है, वह गरीब और मुख्यधारा से अलग थलग पड़ गए समुदाय की समानता के अधिकार के फायदे दिलाने के लिए विशेष कदम उठाए। तो इसलिए याद करो, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक वो चीज़ें प्रोविजन डाले गए। संविधान के लेखकों ने भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना, समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। याद रखना, देखो ये बहुत अच्छा पॉइंट है ये। ठीक है, उन्होंने महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने, अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी। देखो ये अच्छी बात है। इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इसे हमारे एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। ठीक है, हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया, पर यह पार्ट इसी बात को उठाता कि असमानता आज भी मौजूद है। सोचो, इतना सब कुछ संविधान में लिख दिया गया, कानून भी बना दिए गए, परंतु आज भी है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने। इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये याद रखना, प्रियम्बल ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें सारी चीज़ें ये मैंने पहले इसीलिए दिन बोल दिया था, पहले दिन इंपॉर्टेंट है। चलो पढ़ लेते हैं, एक आध क्वेश्चन आता रहता है इससे हमेशा। भारत का संविधान है, उसके उद्देश्य क्या है? प्रियम्बल। ठीक, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इत्तद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्मित करते हैं। ठीक है, याद रखना 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था जिसमें चेंज किया गया था प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, याद करो ये वाला। इसकी जगह समाजवादी पंथनिरपेक्ष ये जोड़ा गया था, याद रखना। ठीक, यही यूपीएससी में 2021 में क्वेश्चन पूछा था। और याद रखना कि यहाँ पे देखो राष्ट्रीय एकता और अखंडता, तो अखंडता जोड़ा गया था, याद रखना। राष्ट्रीय एकता था, उसकी जगह अखंडता जोड़ा गया था। ठीक, देखो संविधान का पहला प्रश्न जिसमें स्पष्ट कहा गया कि सभी बातें समान प्रतिष्ठा और समान अवसर प्राप्त है, याद रखो यहाँ पे। ठीक है, तो ये चैप्टर खत्म हो गया। तो मेरा कहने का मतलब देखो, अब इसमें जो भी है देखो, इससे बस ये पता लगा कि तो प्रियम्बल इंपॉर्टेंट है। ये आखिरी वाला जो पैराग्राफ था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला, ये मेंस के लिए मतलब बहुत अच्छा खासा है ये वाला। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कोई डाउट हो तो बताओ, अभी आगे ये पढ़ेंगे अपन सरकार। एनी डाउट तो एक क्वेश्चन लिख लेना, कुछ क्वेश्चन, कुछ डाउट है? सो गए क्या सब लोग? तो कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछो, नहीं तो फिर वाइंड अप करते हैं। एंड करें फिर? सब सो गए क्या? क्या हुआ? चलो ठीक है, फिर यहीं वाइंड अप करते हैं। ठीक है।